अयोध्या नाम की नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे। वो सत्य वचन के लिए जाने जाते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका सम्मान करती थी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती। तारामती को कुछ लोग शेव्या नाम से भी जाना करते थे। वो बहुत ही गुणी और उदार महारानी थी। उनको रोहिताश्व नाम का पुत्र था। रोहिताश्व बड़ा ही साहसी था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार करने के लिए गए। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ। राजा उस दिशा की ओर चले जाते हैं। बचाओ बचाओ। उस आवाज की ओर राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को लगा कि कोई अबला नारी संकट में है। ये सोचकर वो उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक खुले मैदान में एक ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुनि विश्वामित्र है। अब मैं क्या करूं? राजा हरिश्चंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी मुनि विश्वामित्र अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में क्रोध देख राजा हरिश्चंद्र उनसे, मुनिवर, मुझे ज्ञात नहीं था आप यहाँ ध्यान कर रहे हो। मुझे खेद है कि मैंने आपका ध्यान भंग किया। मुझे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ आया, जैसे कि कोई नारी संकट में हो। ये सब बातें सुन मुनि विश्वामित्र हरिश्चंद्र से, हे राजन, वो विज्ञानों की आत्मा की पुकार थी जिन्हें मैं अपने वश में कर रहा था। तुमने उसमें खंड डाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मेरा प्रयत्न सफल ही हो रहा था कि तूने आकर विघ्न डाल दिया। मेरा श्राप तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा राजन। हरिश्चंद्र मुनि से बहुत अनुयायी करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देख राजा मुनि से, ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। कुछ भी दोगे राजन? हाँ ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छी बात है राजन, मैं ये तुम्हारा वचन याद रखूंगा। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो उस दिशा की ओर देखते हैं तो दरबार में मुनि विश्वामित्र आए थे। आइए मुनिवर, प्रणाम। हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे वचन का स्मरण कराने आया हूँ। तुम्हारा राज्य मुझे दे दो राजन। मेरा राज्य? हाँ राजन, तुम्हारा राज्य। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अयोध्या को मेरा श्राप लगेगा। राजा हरिश्चंद्र को मंत्री समझाने लगे। तभी एक मंत्री महाराज से, महाराज, आप इस प्रकार राजपाट कैसे त्याग सकते हैं? मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो प्रजा पर आपत्ति आ सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महाराज, इस राज्य का क्या होगा? राज्य को श्राप तो नहीं लगेगा और मुनि विश्वामित्र एक महान ऋषि है। मैं मेरा वचन जरूर पूरा करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ऋषि विश्वामित्र के साथ महल में चले जाते हैं। तभी महाराज अपने हाथ पर बेल पत्र रखकर, मुनिवर, मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। हरिश्चंद्र अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप देते हैं और अपना राजपाट छोड़कर महाराज हरिश्चंद्र महारानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व के साथ नगर से चले जाते हैं। तभी उनको जी जान से चाहने वाले नगरवासी उनको जाते देख रोने लगे। कुछ दूर जाते ही हरिश्चंद्र को पीछे से जोर से आवाज आई, हरिश्चंद्र, ठहरो। हरिश्चंद्र वहां रुककर पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्वामित्र उनकी ओर आ रहे थे। तभी मुनि विश्वामित्र, तुम कुछ भूल रहे हो राजन। तुमने दान तो दिया पर दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है राजन। उनके ये शब्द सुनकर हरिश्चंद्र बड़े सोच में डूब गए। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें सोच में डूबे देख विश्वामित्र, अपने वचन का पालन करो राजन, दक्षिणा अभी शेष है। मुनिवर, कृपया मुझे 1 माह का समय दीजिए। ठीक है हरिश्चंद्र। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। वो देश देश में जंगल में भटकते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं। उनका इसी में महीना पूरा हो रहा होता है। 1 माह पूरा होने को आया है और मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। मैं मुनिवर की दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? तभी रानी तारामती हरिश्चंद्र से, कब तक हम ऐसे मारे मारे फिरेंगे? बच्चे की दशा तो देखो कैसी हो गई है। ऐसे शब्द सुन रोहिताश्व अपने पिताजी से, पिताजी, आप अपना रथ साथ में क्यों नहीं लाए?
जैसे तैसे रोहिताश्व को तारामती और हरिश्चंद्र समझाते हैं और वो घूमते घूमते मंदिरों के नगर वाराणसी आकर पहुंचते हैं। गंगा के किनारे वाराणसी राज्य के भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। थके हारे राजा अपने परिवार सहित एक मंदिर में गए। यहाँ कुछ काम मिलने की आशा है। यहाँ हमें रहने का स्थान भी मिल जाएगा। चलो चलकर पुजारी जी से मिल लेता हूँ। वो मंदिर में चले जाते हैं। तभी मंदिर का पुजारी हरिश्चंद्र से, तुम कौन हो? चेहरे से तो तुम कुलीन लगते हो। महोदय, हम बहुत थके हारे यात्री हैं। क्या आप हमें कुछ काम दे सकते हो? मंदिर में क्षत्रिय का क्या काम? यहाँ काम तो नहीं है, मगर तुम जितना भोजन चाहे ले सकते हो। धन्यवाद पुजारी जी। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ भोजन लेते हैं और खाना खाकर तृप्त होते हैं। वो एक दिन बाजार से जा रहे थे, तभी हरिश्चंद्र के कानों पर जाना पहचाना सा स्वर सुनाई पड़ा। हरिश्चंद्र। तभी हरिश्चंद्र उस दिशा की ओर देखते हैं तो विश्वामित्र वहां आते हैं और हरिश्चंद्र से कहते हैं, आज 1 महीना पूरा हो रहा है और तुमने अभी तक दक्षिणा नहीं दी। जानता हूँ मुनिवर, अभी दिन पूरा नहीं हुआ। आप मुझे संध्या होने तक का समय दीजिए। ठीक है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र अब मन में विचार करते हैं। सूरज कुछ घंटों में डूब जाएगा और इतने कम समय में मैं कैसे दक्षिणा चुकाऊंगा? राजा अपने परिवार के पास चले जाते हैं। तारामती रोहिताश्व से बात कर रही थी। रोहिताश्व बहुत छोटा था मगर बहुत साहसी था। वो अपने माता पिता के साथ राज्यों में घूम रहा था और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। उस दिन रोहिताश्व रानी तारामती से, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता काम के खोज में गए हैं। वे भोजन लेकर ही आएंगे, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। ठीक है माँ। कुछ घंटों बाद हरिश्चंद्र वापस लौटे। उस दिन भी उन्हें कुछ काम नहीं मिला था। तारामती, ये भोजन लो, मंदिर से लाया हूँ। इतने बुरे दिन आ गए हैं, अब हमें भीख मांगकर पेट पालना पड़ेगा। ये सुन हरिश्चंद्र सोच में डूब जाते हैं। तभी तारामती उनसे कहती है, आज महीने का आखिरी दिन है, अब क्या करने वाले हैं? तारामती, मेरा वचन पूरा करने का मुझे बस एक ही उपाय दिख रहा है कि मैं स्वयं को बाजार में बेच दूं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उस समय मनुष्य जानवरों की भांति कम मूल्य में बेचे जाते थे। एक नौकर का मूल्य एक दास से ऊपर नहीं था। ऐसे कठिन परिस्थिति में राजा हरिश्चंद्र खुद को बेचने के लिए बाजार में चले गए और बाजार में जाकर खड़े रहे। तभी हरिश्चंद्र लोगों से, क्या मुझे कोई खरीदेगा? मैं हर काम करूंगा। अरे, तुम्हारा शरीर तो ठिठरी जैसा है, ये क्या काम करेगा? हरिश्चंद्र हताश होकर बहुत लोगों से खुद को खरीदने की प्रार्थना करते हैं। कृपया मुझे कोई खरीद लीजिए। मैं आजीवन दास बन के रहूंगा, सब काम करूंगा। तुम तो दुर्बल दिखाई देते हो, हम तुम्हें नहीं खरीद सकते। ऐसा सुन हरिश्चंद्र उदास हो जाते हैं, मगर फिर से अनेक लोगों को प्रार्थना करते हैं। वो तमतमाती धूप में खड़े रहकर एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। कृपया मुझे कोई खरीद लीजिए, मुझे खरीद लीजिए। उसकी ऐसी बातें सुन एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर हरिश्चंद्र से, बेटा, तुम्हें तो कोई नहीं खरीदेगा, मगर तुम्हारी पत्नी को घर के कामकाज के लिए भले ही कोई खरीद ले। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे पत्नी को बेच सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बातें सुन हरिश्चंद्र चुप हो गए। उनकी बुद्धि तो जैसे सुन्न हो गई। ये बात वहाँ भीड़ में खड़ी तारामती सुन लेती है और मन में कुछ निश्चय करके अपने पुत्र के साथ चली जाती है। हरिश्चंद्र अपने विवशता देख बहुत दुखी होते हैं और दुख भरे मन से अपने पत्नी और बेटे के पास चले जाते हैं। अब दिन ढलने को कुछ ही घंटे का समय था। ये देख हरिश्चंद्र और गहरी सोच में डूब जाते हैं। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में वीरेन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेन बहुत ही संस्कारी और साफ दिल का इंसान था। वीरेन के घर से कुछ दूरी पर ही उसका एक छोटा सा होटल था, जिसे वो बहुत अच्छे से चलाता था। वीरेन का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, होटल में लगने वाला सामान खरीदता और दिन भर अपने होटल में अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजें बनाता
और शाम को जल्दी होटल बंद करके घर आता था। वीरेन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी सपना और बेटा संदीप था। वे सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन वीरेन घर पर बहुत देरी से आता है। घर के सभी लोग वीरेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आकर वीरेन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सो जाता है। सपना को समझ आ जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब लोगों का खाना होने के बाद सपना भी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वीरेन चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा है। तभी सपना वीरेन से, जी सुनते हो, क्या हुआ है? आज आपने घर में किसी से बात तक नहीं की और बिना खाना खाए आप कमरे में चले आए। मुझे बताइए क्या हुआ है? सपना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आज खाना खाने का मन नहीं था और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया। तुम सो जाओ। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ चिंता की बात है तो आप मुझे जरूर बताइए। क्या पता शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं सपना, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। सपना को पता था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो वीरेन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले सो गई। अगले दिन वीरेन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर होटल के लिए निकल गया और बहुत रात को घर आया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसे क्या हुआ है कि वीरेन इतने चिंता में रहता है, किसी से बात नहीं करता और ना ही अपनी परेशानी बताता है। हर रोज की तरह वीरेन आज भी घर बहुत लेट आता है। सपना ने आज सोच ही लिया था कि वो आज वीरेन से हर हालात में पूछ कर ही रहेगी। सपना अपने कमरे में जाती है और वीरेन से, जी क्या हुआ है? आज आपको बताना ही होगा, बहुत दिन से देख रही हूँ, आप बहुत चिंता में लगे रहते हो। कुछ नहीं सपना, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। वीरेन अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज सपना उसे ये बात पूछकर ही रहेगी, ये उसे पता था। और सपना कितनी जिद्दी है ये भी उसे पता था। सपना, हमारे होटल के सामने ही मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा आलीशान होटल शुरू किया है। उस दिन से हमारे होटल में लोगों का आना बहुत कम हो गया है और अब धीरे धीरे हमारा होटल जैसे बंद होने आया है। होटल में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, घर कैसे चलाऊँ, होटल का क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा, सब अच्छा होगा। बस आप निराश मत होइए, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो अब पहले खाना खा लो, और हाँ, कल सुबह सबसे हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं सपना, सब लोगों को बताकर मैं सबको टेंशन नहीं देना चाहता। जी ऐसी बात नहीं है, क्या पता सबसे बात करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। और फैमिली का तो काम ही है हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चलो अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ। वीरेन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए साथ में बैठ जाते हैं। तभी सपना वहां आकर सभी घर वालों को वो बात बताती है। होटल की बात सुनकर वीरेन के पिताजी वीरेन से कहते हैं, बेटा वीरेन, किसी भी होटल के सामने कितना भी बड़ा आलीशान होटल या कौन सी भी आलीशान चीज खोलने से किसी का धंधा नहीं डूबता। तुम तुम्हारे होटल की स्पेशलिटी क्या रखते हो ये इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मैं समझा नहीं पिताजी, साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हो? बेटे, तुम तुम्हारे होटल में कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि सिर्फ तुम बनाते हो और अपने ग्राहकों की डिमांड को पहचानो, उन्हें क्या चाहिए और उसे लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश करो। जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारा होटल उस बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगा। ऐसे निराश मत हो, यही तो वक्त है बेटा नए जमाने के साथ बदलने का, नया कुछ करने का। कब तक तुम वही वही काम करते रहोगे? लेकिन पिताजी, खाने के मामले में हम क्या नया कर सकते हैं? लोगों को आजकल बड़े बड़े आलीशान होटल में जाना और वहां खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे होटल को बड़ा बना सके। दादाजी और पिताजी की ये सारी बातें बाजू में खड़ा संदीप सुन रहा था। संदीप ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसी होटल को एक अच्छी पहचान मिले और उनका होटल सारे शहर में फेमस हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद संदीप अपने पिताजी और दादाजी से, पिताजी, दादाजी,
मेरे पास एक कल्पना है। अगर वैसा करते हैं तो हमारा होटल पूरे शहर में फेमस हो सकता है और कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी क्या कल्पना है संदीप, जरा हमें भी बताओ। देखिए पिताजी, ज्यादातर लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जब पूरी फैमिली या ग्रुप होटल में आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। सबका कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर होता है। अगर हमने ऐसी थाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और वो एक ही थाली 4 लोग मिलकर भी खा ना सके, और अगर किसी ने 4 लोगों ने मिलकर वो थाली खा ली तो उन्हें हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे, तो लोग एक ही थाली की ऑर्डर देंगे और उनकी पूरी फैमिली उसमें खाना खा सकेगी। हाँ संदीप, ये कल्पना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वीरेन, तुम्हें ये करके देखना चाहिए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करते हैं। मेरा भी कॉलेज अब पूरा हो गया है। मैं आपको इस काम में पूरी मदद करूंगा। इंटरनेट पर भी हमारी थाली की मार्केटिंग करूंगा। जी आप ज्यादा मत सोचिए, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो संदीप, आज से तुम भी मेरे साथ होटल चलोगे। संदीप और वीरेन होटल में आते हैं। संदीप उस दिन आसपास के होटल में जाकर वहाँ के ग्राहकों से बात करता है। लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब बातें पता करता है और अपने होटल में आकर सारे कर्मचारियों की एक मीटिंग लेता है और उन्हें सब समझा देता है कि कल से उन्हें क्या करना है। सारे कर्मचारी भी संदीप की नई योजना की तारीफ करते हैं और काम में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी संदीप के पास आता है और संदीप से पूछता है, संदीप भाई, अगर हम इतनी बड़ी थाली लोगों को देने वाले हैं तो हमें उस थाली का कोई नाम भी तो देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी थाली है तो हम उसे बाहुबली थाली नाम देते हैं। हाँ, ये नाम तो बिल्कुल सही रहेगा संदीप भाई। उस दिन संदीप और होटल के कुछ कर्मचारी रात भर होटल में ही रुकते हैं। सब मिलके सारी तैयारियां कर लेते हैं। संदीप ने एक बहुत बड़ा बैनर बना लिया था। उसे संदीप और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर रात में ही होटल के बाहर लगा दिया। संदीप ने इंटरनेट पर भी बाहुबली थाली की मार्केटिंग कर ली थी। अगले दिन लोग होटल के पास आते और बाहर लगा बैनर देखते थे और उसे पूरा खाने पर जो इनाम मिलेगा ये देखते थे। उस दिन बहुत सारे लोगों ने बाहुबली थाली खाई। अचानक से एक दिन में आए ये बदलाव को देखकर वीरेन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ग्राहक संदीप से, भाई, यहाँ के होटल मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए सर? अरे वाह बेटा, तुमने एक ही थाली में पूरी फैमिली खा सके ये जो काम किया है ये बहुत बढ़िया है। और हाँ, तुम्हारे थाली के सारे व्यंजन बहुत टेस्टी है। मैं मेरे दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे होटल आकर बाहुबली थाली खाए। धन्यवाद सर, आपको हमारी बाहुबली थाली पसंद आई, ये सुनकर हमें सच में बहुत खुशी है सर। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे थाली का। चलो अब मैं चलता हूँ। वीरेन ग्राहकों की ये बात सुनकर संदीप के पास आता है और संदीप से, बेटा सच में तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को ये सब पसंद आएगा। पिताजी, अभी तो सिर्फ आज का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा है बेटा, मैं तो कहता हूँ आज से तुम ही इस होटल को संभालो। हाँ पिताजी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। संदीप और वीरेन घर जाते हैं और घर पर आज हुई सारी बातें बताते हैं। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से संदीप और वीरेन मिलकर होटल संभालने लगते हैं। धीरे धीरे उनके होटल में ग्राहक बहुत बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी बाहुबली थाली पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इतनी फेमस हो जाती है कि अब दोनों ने मिलकर कई शहरों में बाहुबली थाली के नए होटल शुरू कर दिए। अपने बेटे और पोते की तरक्की देख दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन उनसे कहते हैं, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, होटल आलीशान और बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी स्पेशलिटी और क्वालिटी ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम हमेशा ये बात याद रखना। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। संदीप ने अपने होटल में बाहुबली थाली शुरू की और उसे एक नए मुकाम तक लेके गया। वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वीरेन भी अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश था। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ा बनने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक नई सोच की जरूरत होती है।